हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल एकेडमी पर। आज हम क्लास 10th के बायोलॉजी के चैप्टर 3 के पार्ट 2 वीडियो देखने वाले हैं। अगर पार्ट 1 वीडियो आप नहीं देखे हैं चैप्टर 1 के तो आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आपको प्लेलिस्ट में बायोलॉजी के अन्य चैप्टर का भी वीडियो मिल जाएगा। इसके साथ साथ 10th के जो अन्य सब्जेक्ट के वीडियो है वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। जाइए उसे अभी देखिए और अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए। आज के पार्ट 2 वीडियो में हम जो बाकी का बचा हुआ क्वेश्चन था चैप्टर 3 के उसे देखेंगे और समझेंगे कि किस प्रकार के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको 10th एग्ज़ाम में जो चैप्टर 3 है उस चैप्टर 3 से पूछा जा सकता है। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहें और देखें कि किस प्रकार के वीडियो है यहाँ पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 41 से। क्वेश्चन नंबर 41 है, इसमें पूछा गया है कि एक अंडाशय में कितने बीजांड होते हैं। एक अंडाशय में कितने बीजांड होते हैं, तो 41 का सही उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। इनमें सभी, यानी कि जो अंडाशय है अंडाशय में एक बीजांड भी हो सकता है, अनेक भी हो सकता है, 3 से 4 भी हो सकता है। तो ये 41 का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42 में पूछा है कि स्त्रियों में मासिक चक्र में एक परिपक्व अंडाणु किस दिन अंडाशय से बाहर निकलता है। स्त्रियों के मासिक चक्र में एक परिपक्व अंडाणु किस दिन अंडाशय से बाहर निकलता है, तो 42 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। मासिक चक्र के 14वें दिन जो एक परिपक्व अंडाशय है वह अंडाणु से बाहर निकलता अंडाशय से बाहर निकलता है। तो 42 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 14वां दिन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। इसमें पूछा है कि वृषण कोश का तापमान शरीर के सामान्य तापमान से कम होता है। जो वृषण कोश का तापमान है वह शरीर के सामान्य तापमान से कितना डिग्री सेल्सियस कम होता है, तो 43 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। जो शरीर का तापमान है यानी कि ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर है 37 डिग्री, उससे कम 2 डिग्री होता है वृषण कोश का तापमान, यानी कि 35 डिग्री 35 डिग्री तापमान होता है वृषण कोश का, इसलिए वो शरीर से बाहर लटका हुआ रहता है। तो 43 का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 44 से पूछा है कि लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है। लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है, तो 44 का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि जो स्त्री का गुणसूत्र है उसमें पूर्ण जोड़ा पाया जाता है। 44 का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, स्त्री। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 45 में पूछा है कि हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि है। हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि निम्नलिखित में से कौन है, यानी कि हाइड्रा जनन किस विधि द्वारा करता है, तो 45 का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। जो हाइड्रा है वह मुकुलन द्वारा जनन देता है, जनन करता है, जो कि एक अलैंगिक जनन है। तो 45 का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, मुकुलन। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 46 है। इसमें पूछा है कि निम्नलिखित जीवों में किसमें अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। निम्नलिखित जीवों में किसमें अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। तभी पिछले क्वेश्चन में देखे थे कि जो हाइड्रा था हाइड्रा में मुकुलन द्वारा जनन होता है। उसके अलावा यहाँ अन्य उदाहरण दिया हुआ है 4 ऑप्शन में। तो 46 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि हाइड्रा और जो ईस्ट है उसमें मुकुलन के द्वारा जनन होता है, जो कि एक अलैंगिक जनन है। तो 46 का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 47। इसमें पूछा गया कि कृत्रिम कायिक प्रवर्धन किन पौधों में करना चाहिए। कृत्रिम कायिक प्रवर्धन किन पौधों में करना चाहिए, तो 47 का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, जिनमें बीज उत्पन्न नहीं होते, यानी कि वैसे पौधे से हमें कृत्रिम कायिक प्रवर्धन करना चाहिए जिसमें बीज उत्पन्न नहीं होते हैं। कायिक प्रवर्धन कहने का मतलब है कि कन्नी काटना, जिसे गांव देहात में बोला जाता है कि इस पेड़ से हम कन्नी काटे हैं, यानी कि जो पहले पौधे में से एक अच्छा सा
शाखा लिया जाता है, उसको धीरे धीरे काट काट कर उसमें मिट्टी लगा के जड़ उगाया जाता है, फिर उसको वहाँ से हटाकर कहीं अन्य जगह पर लगा दिया जाता है, तो उसे बोला जाता है कायिक प्रवर्धन। तो 47 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। वैसे पौधे से हमें कायिक प्रवर्धन करवाना चाहिए जिनमें बीज उत्पन्न होने की क्षमता नहीं होती है। अगला क्वेश्चन नंबर 48 है। इसमें पूछा है कि लैंगिक जनन में मुख्य कोशिका विभाजन होता है। तो लैंगिक जनन में मुख्य कोशिका विभाजन कौन कौन होता है? तो 48 का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। जो लैंगिक जनन है उसमें अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होता है, तो 48 का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। इसमें पूछा है कि वह युग्मक जो अचल यानी कि नॉन मोटल है, यानी कि जो अचल है, जो एक ही जगह पर स्थित रहता है और भोजन का संचय करती है, कहलाती है। वह युग्म जो अचल और भोजन का संचय करती है निम्नलिखित में से क्या कहलाती है? तो 49 का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। उसे हम अंडाणु कहते हैं, तो 49 का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। इसमें पूछा है कि बीज पत्र का क्या कार्य है? निम्नलिखित में से बीज पत्र का क्या कार्य है? तो 50 का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। जो बीज पत्र है उसका मुख्य कार्य है खाद्य संग्रह करना, यानी कि जो पौधे के बीज पत्र होते हैं उसमें पौधे के द्वारा जो एकत्रित किया हुआ खाद्य पदार्थ होता है वह उसमें जाकर संग्रहित हो जाता है, जिसे हम जैसे चावल हो गया, गेहूँ हो गया, इस सब के रूपों में खाते हैं। तो 50 का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 51। इसमें पूछा है कि नव अंकुरित पौधे में यह होता है। तो नव अंकुरित पौधों में निम्नलिखित में से क्या होता है? तो 51 का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। इनमें से सभी जो नव अंकुरित पौधे होते हैं उसमें मूलांकुर होता है, परांकुर होता है और बीजपत्र, ये तीनों उपस्थित होता है। तो 51 का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 52। इसमें पूछा गया कि किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो 52 का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। उसे प्यूबर्टी बोला जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 53 है। इसमें पूछा कि निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचारित रोग नहीं है? निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचारित रोग नहीं है? तो 53 का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। जो टाइफाइड है, टाइफाइड एक लैंगिक जनन संचारित रोग नहीं है। बाकी जो एड्स हो गया, सिफिलिस हो गया, गोनोरिया हो गया, ये सभी लैंगिक जनन संचारित रोग है। तो 53 का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। टाइफाइड लैंगिक जनन संचारित रोग नहीं है। अगला क्वेश्चन नंबर 54। इसमें पूछा है कि स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र का युग्म होता है। स्त्रियों में किस प्रकार का गुणसूत्र पाया जाता है जो लिंग गुणसूत्र होता है? तो 54 का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। स्त्रियों में पाए जाने वाला लिंग गुणसूत्र XX होता है और पुरुषों में पाया जाने वाला लिंग गुणसूत्र XY होता है। तो यहाँ स्त्रियों में पाए जाने वाले लिंग गुणसूत्र के युग्म को पूछा है, तो सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा XX। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। इसमें पूछा है कि कॉपर ग्रंथि का मुख्य कार्य है। तो निम्नलिखित में से कॉपर ग्रंथि का मुख्य कार्य क्या है? तो 55 का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्षारीय द्रव्य स्रावित करना। जो कॉपर ग्रंथि है वह क्षारीय द्रव्य को स्रावित करता है। तो 55 का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। इसमें पूछा है कि सुवेशन ढका होता है। तो जो पुरुष जनन अंग सुवेशन होता है वह निम्नलिखित में से किससे ढका होता है? तो 56 का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रीप्यूस से ढका होता है सुवेशन। तो 56 का सही उत्तर ऑप्शन बी प्रीप्यूस। अगला क्वेश्चन नंबर 57। इसमें पूछा है कि मादा में निषेचन कहाँ होता है? मादा जननांग है जो कि निषेचन कहाँ होता है? तो 57 का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। फैलोपियन ट्यूब में निषेचन होता है। निषेचन हम किसे कहेंगे? तो जो निषेचन होता है वह अंडाशय और शुक्राणु के मिलने की क्रिया को हम निषेचन कहते हैं। तो जो अंडाणु और शुक्राणु है वह आपस में कहाँ मिलते हैं? तो फैलोपियन ट्यूब में मिलते हैं, यानी कि फैलोपियन नलिका में मिलते हैं। तो मादा में निषेचन होने का स्थान है फैलोपियन ट्यूब। अगला
क्वेश्चन नंबर 58 से पूछा कि गर्भाशय के किस भाग में भ्रूण विकसित होता है। गर्भाशय के किस भाग में भ्रूण विकसित होता है। तो हम भ्रूण किसे कहेंगे, जब अंडाणु और शुक्राणु मिलकर युग्मनज का निर्माण करते हैं यानी कि जायगोट बनता है, तो उसी जायगोट को हम हिंदी में उसको भ्रूण बोलते हैं। तो 58 का जो सही उत्तर हो जाएगा यानी कि गर्भाशय के किस भाग में भ्रूण विकसित होता है। तो 58 का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा यानी कि मुख्य भाग में, जिसे हम गर्भाशय कहते हैं। तो 58 का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, गर्भाशय के मुख्य भाग में भ्रूण विकसित होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59 में पूछा कि नर के श्वसन के समजातीय मादा में क्या पाया जाता है। नर के श्वसन के जो समान मादा के जनन अंग में कौन सा जनन अंग पाया जाता है। तो 59 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो प्रीप्यूस है वह श्वसन के समजातीय अंग है जो कि मादा जनन अंग कहलाता है। तो 59 का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, प्रीप्यूस। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60 में पूछा है कि अंडाणु निषेचित होता है। तो अंडाणु निषेचित कहाँ होता है। तो अभी देखें पिछले क्वेश्चन में, तो अंडाणु निषेचित होता है फैलोपियन नलिका में। तो 60 का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61, इसमें पूछा है कि अंडाणु एवं शुक्राणु में गुणसूत्र की संख्या मादा कोशिका की तुलना में, अंडाणु एवं शुक्राणु की गुणसूत्र की संख्या मादा कोशिका की तुलना में क्या होता है। तो ऑप्शन है समान रहती है, दुगुनी होती है, आधी हो जाती है, इनमें से कभी नहीं, कोई नहीं। तो 61 का सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो 61 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि आधी हो जाती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62 से पूछा है कि निम्न में कौन जनन संचारित रोग के अंतर्गत आता है। निम्नलिखित में से कौन जनन संचारित रोग के अंतर्गत आता है। तो अभी पीछे देखे थे कि जो सिफिलिस, एड्स और गोनोरिया है, ये तीनों ही यौन संचारित रोगों के अंतर्गत आता है। तो 62 का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें सभी यानी कि तीनों ही यौन संचारित यानी कि जनन संचारित रोग है। तो 62 का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63 है, इसमें पूछा गया है कि निम्न में कौन परिवार नियोजन की प्राकृतिक विधि है। निम्न में कौन परिवार नियोजन की प्राकृतिक विधि है। परिवार नियोजन कहने का मतलब है यानी कि कम से कम बच्चों का जन्म देना ही परिवार नियोजन के अंतर्गत आता है। तो इसका कौन प्राकृतिक विधि है। तो 63 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी यानी कि संयम रखना, मैथुन क्रिया में अवरोध, मैथुन की सामंजस्य अवधि, ये सभी परिवार नियोजन की प्राकृतिक विधि है। तो 63 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64, इसमें पूछा गया है कि इंट्रायूटेराइन उपाय के अंतर्गत कौन आता है। इंट्रायूटेराइन उपाय के अंतर्गत कौन आता है। तो 64 का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, कॉपर टी। जो कॉपर टी है वह इंट्रायूटेराइन उपाय के अंतर्गत आता है। कॉपर टी में क्या होता है कि जो महिला की योनि होती है, योनि में एक कॉपर टी फिक्स कर दिया जाता है जो कि एक उसी का अंग के रूप में हो जाता है। और जब इसे हटाना होता है तो डॉक्टरों से फिर मिलकर इसे हटा दिया जाता है। इससे क्या होता है कि जब आपस में संभोग होता है तो उसमें से जो शुक्राणु होता है, शुक्राणु फैलोपियन ट्यूब तक नहीं पहुंच पाता है और जो युग्मनज है उसका निर्माण नहीं हो पाता है। और फर्टिलाइज जब एग नहीं होगा तो इससे कि भ्रूण का विकास नहीं होगा और जो महिला है वो प्रेग्नेंट नहीं हो पाएगी। तो 64 का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, कॉपर टी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65, इसमें पूछा है कि अपखंडन निम्न में से किस में होता है। अपखंडन निम्न में किस में होता है। तो 65 का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें सभी यानी कि जो अपखंडन है वह स्पाइरोगायरा में होता है, हाइड्रा में होता है, प्लेनेरिया में होता है। इन सभी में अपखंडन होता है। तो 65 का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें सभी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66, में पूछा है कि भ्रूण को माता से पोषण किसके द्वारा मिलता है।
भ्रूण को माता से पोषण किसके द्वारा मिलता है? तो भ्रूण माता के साथ किस चीज़ के द्वारा जुड़ा हुआ होता है? तो 66 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो प्लासेंटा होता है, यानी कि जिसे हम नाभि बोलते हैं, नाभि के द्वारा, नाभि नाल द्वारा माता के जो गर्भ है उससे जुड़ा हुआ होता है, उसी के द्वारा बच्चों को माता से पोषण मिलते रहता है। तो 66 का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, प्लेसेंटा। इसी को हिंदी में नाभि नाल बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन सा भाग केवल पुरुष जननांग में पाया जाता है? निम्नलिखित में कौन सा भाग केवल पुरुष जननांग में पाया जाता है? तो 67 का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, जो शुक्र वाहिका है वह केवल पुरुषों में पाया जाता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 68। इसमें पूछा गया है कि केचुआ उदाहरण है। केचुआ निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो 68 का सही उत्तर ऑप्शन बी सी हो जाएगा, यानी कि जो केचुआ है, केचुआ एक उभयलिंगी जीव है। जो केचुआ का एक शरीर होता है उसी में नर और मादा दोनों भाग पाए जाते हैं, इसलिए इसे उभयलिंगी बोला जाता है। तो 68 का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। इसमें पूछा है कि पक्षियों द्वारा होने वाले परागकण को क्या कहते हैं? पक्षियों द्वारा होने वाले परागण को क्या कहते हैं? परागण का अर्थ होता है जो पौधों में पाए जाने वाले परागण है, और उसी परागकण को जब फूल के अंडाशय तक पहुंचा दिया जाता है, यानी कि स्टिग्मा तक पहुंचा दिया जाता है, तो उस पहुंचाने की क्रिया को हम परागण कहते हैं। तो पक्षियों द्वारा परागकण को उड़ाकर फूल के अंडाशय तक ले जाने को हम क्या कहेंगे? तो 69 का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि पक्षियों द्वारा होने वाले परागण को हम ऑर्नियोफिली कहते हैं। तो 69 का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 70 से पूछा है कि चेहरे में फुंसियाँ क्यों आती है? चेहरे में फुंसियाँ क्यों आती है, यानी कि जो चेहरे पर झुर्रियाँ हैं वो झुर्रियाँ क्यों पड़ जाती है? तो 70 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अधिक तैलीय त्वचा के कारण चेहरे पर फुंसियाँ आ जाती हैं। तो 70 का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। इसमें पूछा है कि अगर हाइड्रा के शरीर को कई टुकड़ों में काट दिया जाए तो क्या होगा? अगर हाइड्रा के शरीर को कई टुकड़ों में काट दिया जाए तो क्या होगा? तो 71 का ऑप्शन है, वह जीवित नहीं रहेगा। टुकड़े जुड़कर एक प्राणी बनाएंगे। हर टुकड़ा विकसित होकर नए हाइड्रा का निर्माण करेगा। इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 71 का सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 71 का ऑप्शन सी, यानी कि हाइड्रा के जितने टुकड़े होंगे हर टुकड़ा विकसित होकर एक नया हाइड्रा का निर्माण करेगा, यानी कि हाइड्रा को जितना भी टुकड़ा किया जाएगा वो हर टुकड़ा एक अलग जीव के रूप में विकसित हो जाएगा। तो 71 का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। इसमें पूछा गया कि किस पौधे को कायिक प्रवर्धन द्वारा उगाया जा सकता है? निम्नलिखित में से किस पौधे को कायिक प्रवर्धन द्वारा उगाया जा सकता है? तो 72 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि गुलाब को, गन्ना को, अंगूर को, इस सभी को उसके डालियों द्वारा, यानी कि जो उसके तना होता है उस तना को काट कर अगर हम ज़मीन में गाड़ देंगे तो वह एक अलग पौधा के रूप में विकसित हो जाएगा। तो 72 का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। इनमें से सभी हम गुलाब, गन्ना, अंगूर इन सभी को कायिक प्रवर्धन द्वारा उगा सकते हैं। तो 72 का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। इसमें पूछा गया है कि बीज नहीं उत्पन्न करने की स्थिति में पौधे किस पद्धति से उगाए जा सकते हैं? बीज नहीं उत्पन्न करने की स्थिति में पौधे किस पद्धति से उगाए जा सकते हैं? तो 73 का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, कायिक प्रवर्धन, यानी कि उसके तना जो शाखा होता है उस शाखा को काट कर कहीं दूसरे जगह लगा देने से वो अलग पौधा बन जाता है। तो उसी प्रक्रिया को हम कायिक प्रवर्धन कहते हैं। तो 73 का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74 में पूछा कि घोंघा किस समुदाय का प्राणी है? घोंघा किस समुदाय का प्राणी है? तो 74 का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। जो घोंघा है यह मोलस्का प्राणी का, जो मोलस्का समुदाय का प्राणी है। तो 74 का सही उत्तर ऑप्शन
ये हो जाएगा। जो मोलस्का है, मोलस्का के अंतर्गत बहुत सारे प्राणी आते हैं, यानी कि बहुत सारे जीव आते हैं, जैसे घोंघा हो गया, सीप हो गया, शंख हो गया, ये सभी मोलस्का के अंतर्गत ही आते हैं। तो 74 का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75। इसमें पूछा कि गर्भपात की सुरक्षित अवधि कितनी है। गर्भपात की सुरक्षित अवधि कितनी है, कितनी अवधि के दौरान जो गर्भपात हो जाता है तो सुरक्षित होता है। तो 75 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। 3 महीने के भीतर अगर गर्भपात हो जाए तो उससे जो महिला है उसको किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। तो 75 का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76। पूछा है कि गर्भपात भ्रूण के किस अवस्था में सुरक्षित माना जाता है। गर्भपात भ्रूण के किस अवस्था में सुरक्षित माना जाता है। तो 76 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि जो ब्लास्टूला है इस स्थिति में गर्भपात को सुरक्षित माना जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77 से पूछा गया है कि नर में बध्यकरण को क्या कहते हैं। नर में बध्यकरण को क्या कहते हैं। तो 77 का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। जो नर में बध्यकरण कहलाता है उसे हम बाइलेक्टोमी बोलते हैं। तो 77 का सही उत्तर ऑप्शन सी, बाइलेक्टोमी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78। इसमें पूछा गया कि स्त्री केसर का आधारीय भाग क्या कहलाता है। स्त्री केसर का आधारीय भाग क्या कहलाता है। तो 78 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, उसे हम अंडाशय कहते हैं, यानी कि स्त्री केसर का आधारीय भाग अंडाशय कहलाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79 में पूछा है कि उत्तक संवर्धन में पौधों का एक टुकड़ा एक असंगठित पीत का निर्माण करता है कहलाता है। उत्तक संवर्धन में पौधों का एक टुकड़ा एक असंगठित पिंड का निर्माण करता है, निम्नलिखित में से क्या कहलाता है। तो 79 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, उसे हम कैलस कहते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80, जो कि आज के क्वेश्चन सीरीज का अंतिम क्वेश्चन है। इसमें पूछा है कि पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन का उदाहरण है। पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन है, यानी कि कौन सा पौधा है जो पत्तियों को अगर तोड़कर हम मिट्टी में गाड़ दें तो अलग पौधा उत्पन्न हो जाएगा। तो 80 का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि जो ब्रायोफाइलम है उसके पत्तियों को भी हम ज़मीन में गाड़ देंगे तो अलग पौधा विकसित हो जाएगा। तो 80 का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो बायोलॉजी के चैप्टर 3 में जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उसे 2 वीडियो में कवर कर लिए हैं। तो हम आशा करते हैं आप दोनों वीडियो देखकर अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन आपसे बायोलॉजी के चैप्टर 3 से पूछे जा सकते हैं। तो आप इसी प्रकार से अन्य सब्जेक्ट की वीडियो देखने के लिए प्ले लिस्ट पर जा सकते हैं। तो इसी प्रकार से जुड़े रहिए और अपनी तैयारी को मजबूत करते रहिए। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।